નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 5 એટલે કે પાઠ નંબર 5 એની આપણે બે વિડીયોમાં અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે અને જ્યાંથી બાકી છે તેને આજે આપણે એના ત્રીજા ભાગરૂપે આજે ત્રીજા વિડીયોમાં એની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની આપણે અભ્યાસ કરીએ. પ્રશ્નકર્તા महेश अर्श मेहता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ौदा. इस प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न पूछने वाला जो विद्यार्थी हैं वो अर्श मेहता हैं और 12वीं कक्षा में यानी कि 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને તેજસ હાઈ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી છે બરોડાથી. એમણે એવો પ્રશ્ન કર્યો છે, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? એટલે કે આ વિદ્યાર્થી ડૉક્ટર કલામને એવો પ્રશ્ન કરે છે કે તમને એવું કેમ લાગે છે કે ભારત 2020ની અંદર 2020 સુધીમાં ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે એવું તમે શાના આધારે કહી શકો છો? એવો પ્રશ્ન ડૉક્ટર કલામને કરે છે. डॉक्टर कलाम एना जवाब में शू कहे छे? डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इस विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. तो विद्यार्थी मित्रों, इस पैराग्राफ के माध्यम से डॉक्टर कलाम हमें ये समझाना चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. यहाँ पर 1 अरब शब्द आया है. अरब यानी कि 100 करोड़ की संख्या को 1 अरब कहा जाता है. और ये 1 अरब यानी कि गुजराती भाषा में कहिए तो अब्ज, ये आ भारतनी जनसंख्या कुल वस्ती आटली है. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. यानी कि 54 करोड़ लोगों 25 वर्ष थी ओછી ઉંમરના आयु का मतलब आयुष्य. तो 25 वर्षથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિઓ લોકો કેટલા છે? તો કે 54 કરોડ એટલે દેશની કુલ 100% વસ્તીમાં 54 કરોડ લોકો એટલે કે બાકીના જે 46 કરોડ લોકો જ ખાલી બાકી રહે છે. અડધી વસ્તીની ઉપર જે 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો છે અને એ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में निर्मित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध हैं. यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधन यानी कि मानव निर्मित जो संसाधनों हैं, जिस साधनों के माध्यम से हम विकास कर सकते हैं, तो ये सुनियोजित यानी कि अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ ये जो संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन यंत्रों છે એવા આપણી જોડે उपलब्ध છે. અને એના द्वारा सुनियोजित खाका का मतलब क्या होता है? तो कि ढांचा. એના द्वारा एक એવું ઢાંચું તૈયાર કરેલું છે કે આપણે જેવી રીતે એક બિલ્ડિંગ ઊભી કરવાની છે તો એના માટે એન્જિનિયર એક પ્લાન બનાવે છે કે આ રીતના બિલ્ડિંગ બનશે અને એના અંદર રૂમમાં આ રીતની સુવિધા હશે, રસોડામાં આ રીતની સુવિધા હશે. આવું બધું જ પ્લાન જે એન્જિનિયર છે એ એના પોતાના દિમાગમાં ફિટ કરી લે છે અને એવી રીતે એને એક ચિત્ર સ્વરૂપે એનું બનાવે છે. બરાબર છે? તો એવી રીતે અહીંયા પણ એક વિકાસ કરવાનો ભારતને 2020 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્રના રૂપમાં
નિર્માણ કરવાનું, વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું આ પ્રાકૃતિક સંસાधनों सुनियोजित अच्छी तरह से सोच समझकर एक ढांचा तैयार किया हुआ है। और 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी कि ये जो 54 करोड़ યુવાનો છે ભારત દેશની અંદર વસવાટ કરી રહ્યા છે, એ યુવાનોની એકતા, એ યુવાનો જ્યારે એક થઈ જાય તો નિશ્ચિત રૂપમાં આ ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે અને એ નિશ્ચિત રૂપ से વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવામાં એમને સફળતાનો ભાગ ભજવશે એવું કહેવાય છે। नेक्स्ट प्रश्नकर्ता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलोर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी कि ये छात्र 12वीं कक्षा का छात्र है और उन्होंने डॉक्टर कलाम से ये सवाल किया कि कई छात्रों बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं छात्रों के और आर्थिक स्थिति और अन्य समस्याओं के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य किस तरह प्राप्त कर सकते, ऐसा सवाल किया। तो डॉक्टर कलाम इसके सवाल के जवाब में क्या कहते हैं, तो कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं, हमें कठोर और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति पराजित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कलाम इस सवाल के जवाब में ये कहते हैं, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी कि शिष्यवृत्ति આપણને મળે છે। એ શિષ્યવૃત્તિનો આપણે ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને બેંકો આપણને ઉચ્ચ શિક્ષા મેળવવા માટે એની લોન પણ આપે છે અને એની પાત્રતા આપણામાં લાયકાત એ જે છાત્ર સારું આપણે પ્રદર્શન કરીએ છીએ એની પાત્રતા મુજબ આપણને લોન પણ મળે છે। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं, यानी कि ऊंचा लक्ष्य अगर हम जो આપણે મોટું લક્ષ્ય રાખીએ અને એને આપણે પાર પાડવા માટે ઘણી બધી કઠિનાઈઓ આપણા જીવનની અંદર આવતી હોય છે અને એ કઠિનાઈઓને પાર પાડવા માટે આપણે કઠોર પરિશ્રમ અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો કરવા જોઈએ અને એને આપણે પરાજિત કરવા પડે। એમાં આવતી વિઘ્ન બાધાઓ જે મુશ્કેલીઓ આવે છે એની સામે આપણે હારવો જોઈએ નહીં, એનો આપણે સામનો કરવો જોઈએ, डट कर उसका सामना करना चाहिए, तब हम उस समस्याओं को पराजित कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कलाम ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी इस स्कूल का छात्र हैं और उन्होंने ये सवाल किया डॉक्टर कलाम से, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए जो नेता हैं, जो लोग हैं, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ऐसा सवाल किया। तो डॉक्टर कलाम उसके जवाब में क्या कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों के मार्गदर्शन देना होगा, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यहाँ पर डॉक्टर कलाम ये कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीति में जिम्मेदार यानी कि जिसके हाथ में जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक शब्द आया है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब ये होता है कि दूर की बात सोचने का गुण। तो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाते हैं, यानी कि जो जवाबदारी वालों राजनेता दूर की बात सोचने यानी कि
ભવિષ્યમાં શું ઘટશે, ભવિષ્યમાં કઈ પરિસ્થિતિ આવશે, એવી નીતિઓનું એમણે સમસ્યાના સમાધાન રૂપ જે નીતિઓ બનાવે છે, નિયમો બનાવે છે. મહાત્મા ગાંધીને નિષ્ઠા और राजनीतिक सिद्धांतों को મહાત્મા ગાંધીજી સિદ્ધાંત આપ્યા હતા રાજનીતિના, તેમાં સત્ય, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાવાળું જે બ્રિટિશ શાસકોની વિરુદ્ધ એમણે લડાઈ લડી હતી. તો આ સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને એમણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ સામે લડવું જોઈએ એવું કહેવા માંગે છે. वर्तमान राजनीतिक को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा. यहाँ पर पारदर्शी का मतलब क्या होता है? तो कि जिसके आर पार देखा जा सके. स्वच्छ, जब हम जिस माहौल को हम देखते हैं समाज में रहकर, गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો આપણે જે સમાજમાં રહીએ છીએ એમાં શું બુરાઈઓ છે, સમાજમાં શું નિયમો ખોટા છે, રાજનીતિક ક્ષેત્રમાં પણ જે વહીવટ કરે છે જવાબદાર રાજનીતિક નેતા, જે ચૂંટાયેલા સભ્ય પ્રતિનિધિઓ જે વહીવટ કરે છે એમાં શું ગલત નિયમો છે, જે લોકોને આમ જનતાને જે ઉપયોગી નથી એવા કયા નિયમો છે તેના પર આપણે પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ, તેવા નિયમોને નાબૂદ કરવું જોઈએ અને લોકો માટે સારું કામ થઈ શકે તેવું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું જોઈએ. એ આ વર્તમાન જે નેતા છે એમની આ જવાબદારી બને છે, જિમ્મેદારી યાनी कि जवाबदारी बने છે. साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. यानी कि એટલે કે જે ગરીબી રેખા નીચે જે લોકો જીવે છે, જેને પ્રાથમિક જરૂરિયાતો ગરીબી રેખા નીચે, તો ગરીબી રેખા એટલે શું, એનો મતલબ શું થાય છે? તો જે લોકોનું જીવન ધોરણ, જેમની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષવામાં પણ એમણે બહુ મુશ્કેલી પડે છે, યાની કે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પણ એમની પૂરી થઈ શકતી નથી, તેવા લોકોને ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે એવું કહેવાય છે. જેમનું જીવન ધોરણ બિલકુલ નબળું છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ બિલકુલ નબળી છે, એવા લોકો કેટલા છે ભારત દેશની અંદર? જે સમયે ડૉક્ટર કલામ રાષ્ટ્રપતિ હતા તો તે સમયે 26 કરોડ ભારતીય લોકો હતા અને એમના ઉત્થાન એટલે કે એમના વિકાસ માટે પણ આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ એવું કહેવાય છે. नेक्स्ट प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, यानी कि ये जो चेन्नई की विद्यालय में चेन्नई की जो एम अभ्यास करता है. रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? यानी कि महिलाओं की भूमिका रक्षा की दृष्टि में क्या हो सकती है? तो कि डॉक्टर कलाम इसके जवाब क्या देता है? विजन 2020 में अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं. राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं. यानी कि ये जो रक्षा का क्षेत्र है, यानी कि ये जो सैन्य दल में भी महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, ऐसा सवाल किया है ये जो छात्र हैं, वो ये जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में यानी कि ये जो मिलिट्री, पुलिस, ये डिपार्टमेंट का काम क्या है? तो कि लोगों की रक्षा करना, रक्षा करने का काम है. तो इस रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इस क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण भाग है. और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का अभिन्न अंग है. यानी कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाए तो ये 2020 का अभिन्न अंग है महिलाओं की भूमिका का. और सशस्त्र सेना में यानी कि शस्त्र से युक्त शस्त्रधारी सेना में भी महिलाओं को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया गया है. इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है. और तीनों सेनाओं में यानी कि भूमिदल, वायुदल और ये जो नौका दल, ये तीनों दलों में
महिलाओं अधिकारी की नियुक्ति की गई है और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं को उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। यानी कि इस क्षेत्र में भी महिला क्षमता रखती हैं। उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक, सामरिक का मतलब क्या होता है, तो कि इस शब्द का अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। सामरिक यानी कि जो ये कहा जाता है ना कि युद्ध से जुड़ा हुआ, युद्ध, इस शब्द युद्ध से जुड़ा हुआ है और सामरिक शब्द युद्ध से जुड़ा है। और बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। और उपकरणों का मतलब ये जो साधनों हैं, ये जो युद्ध के क्षेत्र में जो धारण किए जाए ऐसे साधनों के साथ भी कार्य करके भी उन्होंने अपना सहयोग दे सकती है महिलाएं। नेक्स्ट प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, क्योंकि जोधपुर के दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि उस बालक ने ऐसा प्रश्न किया कि क्या हम अति विशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति यानी कि ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश का कोई मंत्री आता है तो ऐसे व्यक्तियों को अति विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। तो इस व्यक्ति के दौरे, यहाँ पर दौरे शब्द आए हैं तो प्रवास, ये जो व्यक्ति मुलाकात लेता है जिस स्थल की, तो उस स्थल के मुलाकात में बहुत सारे खर्च किए जाते हैं। अगर कोई हमारे दूसरे देश का नेता, जैसे कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर आया था और अहमदाबाद में जो नमस्ते ट्रंप ये जो कार्यक्रम रखा गया तो इसमें बहुत करोड़ों रुपए का खर्च लगाया गया था। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के आने पर जो खर्च हो रहा है इसे क्या कहते हैं, जो आता है व्यक्ति तो उसे दौरा कहते हैं। और उसी विशिष्ट व्यक्तियों के मेहमान गति में जो खर्च होता है उसे कम कर सकते हैं, ऐसा बच्चा ये जो छात्र हैं उन्होंने सवाल किया। तो डॉक्टर कलाम इस प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वही कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यहाँ पर अनुत्पादक यानी कि जिसकी आवक कुछ भी नहीं है। जिसकी आवक कुछ भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को जो हमारे आवक में कुछ भी बढ़ावा नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों को अनुत्पादक कहा जाता है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी। बड़ी कुर्सी यानी कि जो डॉक्टर APJ कलाम एक राष्ट्रपति हैं तो उसकी मेहमान गति में ये जो बच्चों को सवाल करने का जो कार्यक्रम है उसमें भी एक बड़ी कुर्सी पहले आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पर ये कुर्सी नहीं है। और ठीक उसी तरह भविष्य में भी ये अनुत्पादक यानी कि ये कुर्सी एक अनुत्पादक खर्च है। तो ऐसी अनुत्पादक चीज़ों को आवश्यकता यहाँ पर नहीं है और ऐसे खर्च भविष्य में नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर कलाम ने उस बच्चे को जवाब के रूप में कहा। लेकिन इस हाल परिस्थिति हम विपरीत हो गए हैं। जब हम आज की स्थिति में जो देखा जाए तो आज ऐसी स्थिति जो डॉक्टर कलाम ने कही थी वैसी स्थिति आज नहीं रह गई। आज के ज़माने में हमारे देश में कोई विदेश का नेता जो आता है तो उसके पीछे बहुत खर्च लगाया जाता है। जैसे कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में बहुत बड़ा खर्च लगाया गया है। तो इस खर्च से हमारे देश के जो आम जनता है उसके विकास में कुछ ऐसा पैसे खर्च किए जाते तो बहुत सारे लोगों का जीवन धोरण बदल गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो हमारी
हमारी जो परिस्थिति है ये विपरीत परिस्थिति हो गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ये जो सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के जो साक्षात्कार मुलाकात शैली में जो लिखा गया प्रकरण है, जो पाठ है, उसको आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और उसके स्वाध्याय को आप गृह कार्य के रूप में इसको लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। अस्तु।